70 वर्षीय राजा, जिसने 7 रानियों को अपने वैभव का हिस्सा बनाया था, आज एक और कन्या को अपना हमसफर बनाने जा रहा था। मगर ये शादी बाकी सबसे अलग थी। राजा का शरीर अब पहले जैसा नहीं था। कमर झुकी हुई, चाल धीमी और आंखों में थकान का साया। लेकिन एक बात अब भी वैसी ही थी, राजा की मर्जी ही उसका आखिरी हुक्म था। रानी चंद्रकांता सिर्फ 22 साल की मालवा की सीमाओं से लगे छोटे से गांव नरहट की एक सामान्य किसान की बेटी ना, कोई राजसी खून ना कोई राजनीति, सिर्फ उसकी खूबसूरती ही उसका वरदान थी। जिस दिन राजा ने उसे पहली बार देखा था, चंद्रकांता अपने पिता के साथ खेत से लौट रही थी, धूल से सना चेहरा, पसीने से भीगा शरीर। लेकिन फिर भी उसमें कोई ऐसी चीज थी जो बाकी औरतों में नहीं थी। राजा ने वही फैसला कर लिया कि ये मेरी आखिरी रानी बनेगी। चंद्रकांता को जब पहली बार ये बताया गया कि राजा ने उसे पसंद किया है, तो वो हंसती थी, मैं एक किसान की बेटी राजा की रानी। मगर ये हंसी ज्यादा देर टिक नहीं सकी। राजा ने उसके पिता को 20 बीघा जमीन, 2 ऊंट और एक सोने की थाली दी और बेटी राजा की हो गई। राजमहल में उसका स्वागत हुआ तो जरूर, लेकिन प्यार से नहीं, बाकी साथ। रानियों की आंखों में ईर्ष्या थी। एक किसान की बेटी हमारे बराबर, ये सवाल उनकी निगाहों में हर वक्त तैरता था। चंद्रकांता ने चुप रहना सीखा। हर मुस्कान के नीचे दर्द छुपाया। वो जानती थी उसे सिर्फ राजा की जरूरत समझा जा रहा है, रानी का हक नहीं दिया जा रहा। शादी की पहली रात चंद्रकांता महल के सबसे ऊपरी कक्ष में थी। कमरे में चंदन की खुशबू फैली थी, दीवारों पर रेशमी पर्दे लटके थे और राजा वीरगिरी सिंह धीरे धीरे उसके पास आए। डरो मत, राजा ने कहा, तुम मेरी आखिरी इच्छा हो, आखिरी रानी हो। चंद्रकांता की आंखों में आंसू थे। उसने नजरें नहीं उठाई, बस धीमे से कहा, मैं आपकी इच्छा तो बन सकती हूँ, मगर क्या कभी आपकी रानी बन पाऊंगी? राजा साहब। राजा कुछ नहीं बोले, बस पलट कर चले गए। अगले कुछ महीनों में चंद्रकांता ने एक अजीब खेल देखना शुरू किया। हर दिन कोई ना कोई साजिश, कोई नौकरानी उसकी साड़ी में कांटा रख देती, तो कोई उसकी तेल की शीशी में जहर मिलाने की कोशिश करता। राजा से शिकायत की, लेकिन हर बार जवाब वही होता, महल की बातें महल में रहने दो। धीरे धीरे चंद्रकांता समझने लगी थी, उसे इस महल में जगह नहीं दी जा रही, बस दिखावा किया जा रहा है। लेकिन रानी चंद्रकांता ने कभी हार नहीं मानी। रानी ने किताबें पढ़नी शुरू की, राजा के पुराने मंत्री से राजनीति सीखी और धीरे धीरे दरबार के मामलों में दिलचस्पी लेने लगी। राजा की तबीयत अब और भी गिरने लगी थी और एक दिन जब पूरा दरबार असमंजस में था कि अगला निर्णय कौन ले, चंद्रकांता ने पहली बार सिंहासन के पास खड़ी होकर बोली, राजा साहब अब आराम करेंगे और अब से दरबार में चलाऊंगी। महल में सन्नाटा था, मगर राजा मुस्कुराए। वो जानते थे अब उनका समय पूरा हो गया है, लेकिन चंद्रकांता में वह चिंगारी है जो मालवा को बचा सकती है। लेकिन एक बात कोई नहीं जानता था, चंद्रकांता के दिल में एक राज था। वह किसी और से प्यार करती थी। शादी से पहले वो गांव के एक युवक दीवान अर्जुन से हर दिन मिलती थी। वो रिश्ता कभी नाम नहीं पा सका क्योंकि राजा की नजर पहले पड़ गई। लेकिन अब जब वो मालवा की सबसे ताकतवर महिला बनने जा रही थी, क्या अर्जुन फिर से उसकी जिंदगी में आएगा या ये राज ही उसे मिटा देगा? ये देखना अभी बाकी था। राजा वीरगिरी सिंह बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। आखिरी बार उन्होंने चंद्रकांता को बुलाया, धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें एक रानी नहीं बस एक शौक समझा, मगर तुम मालवा की सबसे बड़ी शक्ति बन गई हो। अब यह राज्य तुम्हारा है, मेरी आखिरी रानी। और कुछ ही पल बाद राजा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। चंद्रकांता अकेली खड़ी थी, सामने 7 रानियां, दरबार और पूरी प्रजा। राजा वीरगिरी सिंह के देहांत के बाद मालवा के किले पर जैसे सन्नाटा छा गया था। सिंहासन खाली पड़ा था और 7 रानियां अब भी उस कड़वाहट में जी रही थी जिसमें चंद्रकांता उनके बीच एक गैर थी। लेकिन अब वो गैर नहीं रही, अब वो मालवा की महारानी थी। चंद्रकांता ने शोक के दिन पूरे किए, सिर से सिंदूर पोंछा, लेकिन चेहरे से आत्मविश्वास कभी नहीं हटने दिया। उसने दरबार को पुनः बुलवाया। जब पहली बार वो राजा की गद्दी के पास खड़ी हुई, तब कई दरबारी कुर्सियों पर बेचैन हुए। रानी जी,
आपको राजकाज का क्या अनुभव? सेनापति ने सीधा सवाल दागा। चंद्रकांता ने उसकी आंखों में देखकर कहा, रात्रि के वक्त जब राजा आराम करते थे तब वो हर रात मुझे अपने कामकाज का अनुभव देते थे और मैं ही उनके हर अगले दिन की दिनचर्या बनाती थी। अनुभव नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैं उसमें निपुण हो गई और वहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। मालवा एक रानी के अधीन था, लेकिन उसकी चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी। कई छोटे राज्य राजा वीरगिरी की मृत्यु से बगावत का मौका तलाश रहे थे। राजकोष खाली था, आंतरिक षड्यंत्र हर ओर फैल रहे थे। चंद्रकांता ने सबसे पहले वही किया जो किसी रानी से उम्मीद नहीं थी। उसने सेना में एक महिला सुरक्षा दस्ता बनाया। अगर महल की सुरक्षा सिर्फ मर्दों के भरोसे है तो हम आधी दुनिया को नजरअंदाज कर रहे हैं, उसने कहा। धीरे धीरे उसके फैसलों ने लोगों का दिल जीतना शुरू किया, लेकिन उसके अपने दिल में एक जंग चल रही थी। रातें लंबी होने लगी थी। राजमहल के ऊपरी कक्ष की खिड़की से जब वो चांद को देखती तो अर्जुन की यादें सीने में धड़कने लगती। वो अब भी जिंदा था, यही सुना था नरहट गांव में। उसकी माँ अब भी उसकी राह तकती थी। एक दिन चंद्रकांता ने गुप्त संदेश भिजवाया, अर्जुन को राजधानी लाया जाए, पर बिना किसी को बताए। 3 दिन बाद महल के सबसे गुप्त गलियारे में वो खड़ा था। वही अर्जुन, वही आंखें, वही आवाज। बस अब थोड़ी थकी हुई चंद्रकांता उसे देखकर एक पल को थम गई। तुम अब भी मुझसे नाराज हो? उसने पूछा। अर्जुन ने बस इतना कहा, नाराज नहीं, बस टूटा हुआ हूं। अर्जुन ने बताया कि जब राजा ने चंद्रकांता से विवाह तय किया था, उसी रात उसे गांव छोड़ने का आदेश मिला। उसने विद्रोह किया तो 2 सैनिकों ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। वो महीनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। तुम्हारी यादें मेरी हड्डियों से भी ज्यादा चुभती रही, अर्जुन ने कहा। चंद्रकांता की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने उसका हाथ थाम लिया। मैं मजबूर थी, लेकिन अब मैं मालवा की रानी हूं। जो मैं चाहूं वही होगा। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। राजमहल में किसी ने अर्जुन को महल से निकलते देख लिया था। अगले दिन ही दरबार में चर्चा होने लगी। क्या रानी अपने पुराने प्रेमी को शाही सलाहकार बना रही है? सेनापति ने चंद्रकांता से सीधा सवाल किया। क्या अर्जुन रानी के आदेशों पर प्रभाव डाल रहा है? चंद्रकांता ने पहली बार सिंहासन पर बैठते हुए कहा, मैं सिर्फ खुद निर्णय लेती हूँ, किसी के प्रभाव में नहीं। लेकिन हाँ, अर्जुन इस राज्य का हिस्सा था है और रहेगा। इतना कहकर वो उठी और दरबार छोड़ दिया। अब उसे सिर्फ अपनों से नहीं, अपने पद से भी लड़ना था। उसी रात महल में रानी चंद्रकांता को जहर घुला खाना परोसा गया। चंद्रकांता ने एक निवाला ही लिया था कि नीचे गिर गई। भाग्यवश एक सेविका ने समय रहते देखा और वैद्य को बुलाया। अगर एक घड़ी देर हो जाती तो रानी, वैद्य ने कहा। राज्य भर में हड़कंप मच गया और उसी दिन चंद्रकांता ने एक और ऐलान किया, अब से कोई भी दरबारी रानी के कक्ष के पास बिना अनुमति नहीं जाएगा। जांच शुरू हुई और शक गया सेनापति पर, मगर सबूत नहीं था। चंद्रकांता जानती थी उसे मारने की कोशिश करने वाला अभी जिंदा है और बहुत पास है। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, अर्जुन चंद्रकांता के पास आया। तुम्हारी जान को खतरा है, उसने कहा। चंद्रकांता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जान को नहीं, अब मालवा को ज्यादा खतरा है। मुझे खुद से ज्यादा इस राज्य को बचाना है। अर्जुन ने कहा, तो मैं लड़ूंगा, तुम्हारे लिए नहीं, इस मालवा के लिए। वो पहली बार था जब चंद्रकांता ने उसे गले से लगाया, मगर फिर से किसी ने दीवारों के पीछे का ये दृश्य देख लिया था। अब ये सिर्फ एक रानी की कहानी नहीं रही, अब ये राज्य, प्यार और सत्ता के बीच की जंग बन चुकी थी। राजमहल की दीवारें अब सिर्फ पत्थर नहीं थी, हर ईंट में एक राज छिपा था, हर कोने में एक षड्यंत्र। चंद्रकांता की बढ़ती ताकत से कई दरबारी घबरा चुके थे और अब जब अर्जुन जैसे एक सामान्य व्यक्ति को रानी के करीब देखा गया, राजनीति ने एक नया रंग ले लिया। सेनापति रणधीर, जो राजा वीरगिरी सिन्हा का सबसे पुराना साथी था, अब खुलकर विरोध पर उतर आया। राज्य की नींव हिल रही है, उसने दरबार में कहा। एक स्त्री जो कल तक एक किसान की बेटी थी, आज सिंहासन पर बैठी है और साथ में उसका प्रेमी भी। दरबार सन्न था। सबने चुपचाप देखा कि चंद्रकांता उठी, अपने मुकुट को उतारा और सामने रख दिया। ये ताज मेरी पहचान नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। अगर किसी को लगे कि मैं उस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही हूं तो आज ही
किसी और को सौंप देती हूँ। उसने शांत स्वर में कहा। कोई कुछ नहीं बोला। वो ताज फिर से उसके सिर पर रख दिया गया। उस रात अर्जुन फिर महल में आया। उसने चंद्रकांता से कहा, तुम है मेरी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। अगर तुम चाहो मैं हमेशा के लिए चला जाऊं। चंद्रकांता उसकी आंखों में देखती रही। अगर तुम चले गए तो ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी। उसने कहा, सिर्फ तुम्हारा होना ही मेरे लिए सब कुछ है। मालवा को दूसरे राज्य के लोग दिमाग की तरह खाना चाह रहे हैं। हमको उनसे लड़ना है और राज्य को बचाना है, और इस लड़ाई में तुम मेरा साथ दोगे। अर्जुन ने सिर झुकाया। वो समझ गया था अब ये प्रेम की नहीं क्रांति की शुरुआत थी। इसी बीच राज्य की सीमा पर विद्रोह शुरू हो गया। दक्षिणी कबीले जो वर्षों से कर चुकाते आ रहे थे अब खुलकर युद्ध की तैयारी कर रहे थे। सेनापति रणधीर ने सुझाव दिया, मैं खुद युद्ध की अगुवाई करूंगा। चंद्रकांता मुस्कुराई। नहीं सेनापति जी, इस बार सेना की कमान मैं खुद संभालूंगी। पूरे महल में एक और सन्नाटा। एक महिला युद्ध क्षेत्र में दरबार में फुसफुसाहटें हुई, लेकिन चंद्रकांता तैयार थी। उसने महिला सुरक्षा दस्ते को युद्ध में शामिल करने का ऐलान किया और अर्जुन को रणनीति सलाहकार नियुक्त किया। रणधीर का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, आप नियमों की अवहेलना कर रही है। रानी साहिबा। चंद्रकांता ने उसकी ओर देखा। और आप भरोसे की फर्क समझिए। युद्ध का दिन आ पहुंचा। मालवा की सेना कमजोर थी, लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई चंद्रकांता के चेहरे पर लोहे की तरह दृढ़ता थी। उसने घोड़े पर चढ़ते हुए कहा, आज मैं सिर्फ एक रानी नहीं हूं, मैं हर उस स्त्री की आवाज हूं जिसे कमजोर समझा गया। युद्ध छिड़ा 3 दिन और 3 रातें। अर्जुन ने जो रणनीति बनाई थी वो काम कर गई। दक्षिणी कबीले पीछे हटने लगे, मगर तीसरी रात एक खबर आई। सेनापति रणधीर ने युद्ध के दौरान अपने कुछ खास सिपाहियों को रानी की हत्या का आदेश दिया है। रात के अंधेरे में जब चंद्रकांता अपने तंबू में थी, 4 नकाबपोश अंदर घुस आए, लेकिन वो अकेली नहीं थी। अर्जुन पहले से सजग था। उसने तलवार खींच ली और पहली बार एक सैनिक की तरह लड़ा। चंद्रकांता ने भी लड़ाई की। एक हमलावर की तलवार उसकी बाह में लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अर्जुन ने तीनों हमलावरों को पछाड़ दिया। चौथा भागने ही वाला था कि चंद्रकांता ने खुद उसे पकड़ लिया, उसका नकाब हटाया, और नीचे था रणधीर का वफादार गुप्तचर। अब कोई शक नहीं रहा, चंद्रकांता घायल थी, लेकिन युद्ध जीत चुकी थी। राज्य में उसका कद अब सिर्फ एक रानी का नहीं, एक योद्धा का बन गया था। रणधीर को दरबार में लाया गया। उसने घुटनों पर गिरकर माफी मांगी। मुझे गलतफहमी थी। आप एक सच्ची रानी नहीं, एक सच्ची शासक है। चंद्रकांता ने उसे माफ किया, लेकिन उसके सारे अधिकार छीन लिए। लेकिन कहानी का अभी अगला पन्ना बाकी था। राज्य की जनता पहली बार एक ऐसा शासन देख रही थी जिसमें सत्ता की कुर्सी पर न्याय बैठा था। महिलाओं को पहली बार जमीन के अधिकार मिले। कन्या जन्म पर मिठाइयां बंटवाई गई। दास प्रथा को पूरी तरह बंद किया गया और सेनाओं में लड़कियों की भर्ती शुरू हुई। अब तलवार हाथ में लेने के लिए सिर्फ मर्द होना जरूरी नहीं। चंद्रकांता ने ऐलान किया, लेकिन एक रात चंद्रकांता ने अर्जुन से कहा, मैंने बहुत कुछ बदल दिया। अर्जुन पर एक बात अब भी नहीं बदली, मेरा अतीत। अर्जुन ने चौंक कर देखा। क्या मतलब? चंद्रकांता की आंखें भर आई जब राजा वीरगिरी ने मुझे महल में बुलाया था। उससे पहले एक रात उन्होंने मुझे अकेले में बुलाया था। मैं डर रही थी। उन्होंने कहा, अगर तुम मुझे मना करोगी तो तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दूंगा। मैंने चुपचाप सिर झुका दिया और बस उसी दिन से मैं रानी बन गई। अर्जुन के होंठ सिले रह गए। चंद्रकांता की आवाज टूटी। मैंने सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, अपने आत्मसम्मान को भी बचाया था उस रात, लेकिन कभी किसी से कुछ कह नहीं पाई। अर्जुन ने उसका हाथ थामा। तुमने सिर्फ खुद को नहीं, पूरे समाज को बचाया है चंद्रकांता। अब तुम्हारा हर आंसू, हर जख्म हमारी बेटियों की ढाल बनेगा। लेकिन चंद्रकांता जानती थी अब समय आ गया है कि वो सिर्फ रानी नहीं, एक माँ भी बने। उसने अनाथ बच्चों के लिए पूरे राज्य में राजकीय शिक्षा भवन की घोषणा की, जिसकी कोई माँ नहीं, अब से उसकी रानी उसकी माँ होगी। मालवा के कोने कोने से बच्चे आने लगे और एक दिन एक बच्ची आई, बड़ी बड़ी आंखों वाली, शांत, लेकिन उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना था। नाम था अवंतिका। चंद्रकांता ने उसे पास बुलाया, पूछा,
तुम्हारे माता पिता अवंतिका ने बस इतना कहा, मैं अपने नाना के साथ रहती हूँ। मुझे अपने माता पिता का नहीं पता, उसकी आंखों में वो मासूमियत थी जो चंद्रकांता को खुद के बचपन की याद दिला गई। वो बच्ची धीरे धीरे महल में पली पड़ी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये रानी की बेटी है। अर्जुन ने भी एक दिन पूछा, क्या तुम उसे अपनी बेटी मानती हो? चंद्रकांता ने कहा, नहीं अर्जुन, मैं उसे अपनी बेटी मानती नहीं हूँ, मैं उसे बना चुकी हूँ। लेकिन जो सुकून अब रानी को आ रहा था, उसे जमाना कब चैन से रहने देता। एक दिन दरबार में अचानक एक याचक आया, फटे कपड़े, थका चेहरा। उसने रानी से विनती की, मुझे मेरी बेटी लौटा दो, उसका नाम अवंतिका है। सन्नाटा छा गया। चंद्रकांता ने पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? उसने एक पुराना कंगन दिखाया जिस पर चंद्रकांता के महल की मोहर थी। सेनापति ने वो कंगन देखा और पहचान गया, ये वही कंगन है जो राजा ने अपनी पहली रानी को दिया था और रानी ने अपनी बेटी को पहनाया था, जो अब उसके पिता के पास रहती थी। और वो याचक राजा की पहली रानी का पिता था और अवंतिका का नाना। अब शक गहराने लगा, कहीं अवंतिका खुद राजा वीरगिरी की बेटी तो नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो वही रानी चंद्रकांता की सौत की संतान निकलेगी। चंद्रकांता का मन डोलने लगा, जिसे वो अब तक अपनी बेटी मान रही थी। अगर वो उस राजा की औलाद निकली तो क्या वो बच्ची उसकी नफरत की याद बन जाएगी? अर्जुन ने कहा, यह फैसला सिर्फ तुम्हारा है चंद्रकांता, ये राज्य तुम्हारा है, पर ये बच्ची तुम्हारे दिल का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन अवंतिका ने अपने नाना के साथ जाने से मना कर दिया और अवंतिका के नाना ने बेटी की पूरी जिम्मेदारी चंद्रकांता को सौंप दी और कहा, रानी चंद्रकांता, मेरी बच्ची को अपने खून की तरह पालना। इतना कहकर याचक महल से चला गया। चंद्रकांता ने अवंतिका को पास बुलाया। उसने बच्ची की आंखों में देखा और फिर अपने सीने से लगाकर बोली, तू किसी का खून नहीं, तू मेरी परवरिश है। राजा ने तुझे जन्म दिया हो सकता है, लेकिन तुझे रानी बनाएगी सिर्फ तेरी माँ। और उस रात चंद्रकांता ने ताज उतार दिया। अब मालवा को रानी नहीं, एक योद्धा चाहिए थी। रानी चंद्रकांता ने सत्ता छोड़ दी। सालों बीत चुके थे। वो अब एक सादा वस्त्रों में रहने वाली साधारण महिला की तरह एक कोने की कुटिया में रहती थी, लेकिन वो कोना अब भी पूरे राज्य का केंद्र था। अवंतिका अब बड़ी हो चुकी थी। उसके चाल ढाल में राजसी गरिमा थी, लेकिन आंखों में वही मासूमियत जो पहली बार चंद्रकांता ने देखी थी। वो राजनीति, युद्ध नीति और जनता की भाषा सब कुछ सीख चुकी थी। लोग अब उसे छोटी रानी कहने लगे थे। एक शाम चंद्रकांता ने अवंतिका को पास बुलाया। उसने एक छोटी सी संदूक चीदी, उसमें वही ताज था जिसे उसने वर्षों पहले उतार कर रख दिया था। अब ये तुम्हारा है, उसने कहा। अवंतिका घबरा गई। लेकिन माँ, मैं कैसे? मैं तो सिर्फ आपकी बेटी हूँ। चंद्रकांता मुस्कुराई, मैंने भी यही कहा था, कभी मैं सिर्फ एक किसान की बेटी हूँ, लेकिन फिर मैंने सीखा कि खून से नहीं कर्म से पहचान बनती है। मालवा दरबार में वर्षों बाद फिर से एक घोषणा हुई। लोगों की आंखें चौंक से खुली जब देखा कि रथ से उतर रही है एक नई रानी। वो ना घूंघट में थी, ना भारी गहनों में वो थी। अवंतिका आत्मविश्वास से भरी सीधी चाल चलती और आंखों में रोशनी ली। उसने सिंहासन पर बैठते हुए सबसे पहले ऐलान किया, आज से मालवा पर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अगर किसी ने ऐसी हिम्मत की तो मैं उसको ऐसी सजा दूंगी कि उसकी 7 पुश्तें भी सोचकर घबराएंगी। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठी। चंद्रकांता कोने से देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं थे। वो आंसू एक रानी के नहीं, एक माँ के थे जिसने अपना कर्तव्य पूरा किया था। उस रात अर्जुन ने पूछा, अब तो तुम पूरी तरह संतुष्ट हो? चंद्रकांता ने कहा, हाँ, अब मैं शांति से मर सकती हूँ। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन इतिहास में तुम अमर रहोगी। और सच में कुछ महीनों बाद एक सुबह चंद्रकांता सोकर नहीं उठी। वो अपने कुटिया में सफेद चादर ओढ़े शांत चेहरे के साथ हमेशा के लिए सो गई थी। पूरा मालवा रोया। राज्य में 7 दिन का शोक रखा गया, लेकिन उस शोक में गर्व भी था। उसके अंतिम संस्कार के बाद अवंतिका ने वही ताज पहना और जनता की ओर देखकर कहा, जिस रानी ने मुझे बेटी बनाया, आज मैं उसका सपना जिंदा रखूंगी। अब यह राज्य सिर्फ मेरा नहीं, हर औरत का है। वर्षों बाद इतिहास की किताबों में लिखा गया, राजा वीरगिरी सिंह की 7 रानियां इतिहास में खो गई, लेकिन 8वीं आखिरी रानी चंद्रकांता इतिहास बन गई। मुझे पूरा उम्मीद है
कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई है। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइबर से हमारा हौसला बढ़ता है। धन्यवाद।